आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव का बिगुल बजा दिया। साल 2026 के पहले चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद मोदी अब मिशन बंगाल पर निकल चुके हैं। बीएमसी के चुनावी नतीजों में बीजेपी को मिली बंपर जीत का असर सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रहने वाला। मोदी की इस जीत का आफ्टर इफेक्ट बंगाल में भी नजर आएगा और नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल के मालदा से इसका ऑफिशियल टीजर भी लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री ने आज डंके की चोट पर ऐलान किया कि टीएमसी की गुंडागर्दी अब बहुत दिन तक नहीं चलने वाली। मोदी ने यह भी कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। मोदी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? मोदी ने बंगाल के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट रेडी किया है? बंगाल में पिछली बार दीदी ने खेला किया था, इस बार नरेंद्र मोदी खेला कैसे करने वाले हैं? इस रिपोर्ट में आपको सब दिखाते हैं। ओडिशा, त्रिपुरा, असम, बिहार, महाराष्ट्र, केरला, बीजेपी को रिकॉर्ड विजय मिली है। जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। हर बार मोदी से हारने वाली कांग्रेस चिल्ला रही है, यह झूठ फैला रही है कि मोदी इरेजिंग डेमोक्रेसी। राहुल की पार्टी बस मोदी इरेजिंग डेमोक्रेसी वाला पोस्टर ही चिपका रही है। नेशनल हो या रीजनल, पंचायत चुनाव हो या म्युनिसिपल इलेक्शन, हर चुनाव में हर बार नरेंद्र ही विनर, मोदी ही हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर। मोदी के आगे घुटने टेकने वाली राहुल की पार्टी फिर भी यही टेप बजा रही है कि नरेंद्र फिर सरेंडर। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार में बना चुके हैं बीजेपी और एनडीए की सरकार। राहुल को मिली है हर बार हार। कांग्रेस फिर भी यही एजेंडा घुमा रही है कि मोदी सरकार नफरत का बाजार। 2026 में बीएमसी चुनाव में भी मोदी ने किया है जीत से आगाज। पब्लिक ने नए साल के पहले चुनाव में भी मोदी को ही किया है स्वीकार। कांग्रेस नहीं पचा पा रही है अपनी हार, इसलिए दिन रात मोदी पर ही किए जा रही है प्रहार। फैक्ट यह है कि नरेंद्र मोदी अपने पॉलिटिकल करियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं और मोदी के तमाम विरोधी, फिर चाहे राहुल हो, अखिलेश हो, ममता हो, स्टालिन हो या कोई और हो, सब के सब आउट ऑफ फॉर्म हो रखे हैं। और ऐसा क्यों है, यह खुद मोदी से सुनिए। ओडिशा ने पहली बार बीजेपी सरकार बनाई है। त्रिपुरा ने कई वर्षों से बीजेपी पर विश्वास किया है। असम ने भी बीते चुनावों में बीजेपी को ही अपना समर्थन दिया है और कुछ दिन पहले बिहार ने भी एक बार फिर बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई है। यानी बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल में सुशासन की बारी है। 2026 के पहले चुनाव में प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने बंगाल का किला फतह करने की स्क्रिप्ट लिख दी है और अगर मोदी ने बंगाल जीत लिया तो फिर इसी साल असम, तमिलनाडु, केरल, हर जगह दिखेगा कमल ही कमल। और ऐसा क्यों है, पहले आपको यह समझाते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 14 से 16 के बीच मोदी ने केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सिर्फ 3 राज्यों के चुनाव जीते। 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 19 से 21 के बीच मोदी ने सिर्फ 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के चुनाव जीते। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी 4 राज्यों के चुनाव और बीएमसी का चुनाव जीत चुके हैं। और मोदी का ये विनिंग स्ट्रीक अब रुकने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 14 के बाद लगातार इतने चुनाव नहीं जीते, 19 के बाद लगातार इतने चुनाव नहीं जीते जितने मोदी ने 24 के बाद जीत लिए हैं। और इसमें तो सिर्फ हमने राज्यों के नाम आपको गिनाए हैं। स्थानीय निकाय के चुनावों से लेकर बाई इलेक्शंस तक हर जगह नरेंद्र मोदी की ही लहर दिखी है। और इस मोदी लहर का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक हुए हर चुनाव में बीजेपी और एनडीए का विनिंग स्ट्राइक रेट 73% है। इसका मतलब यह हुआ कि 24 के बाद बीजेपी ने जितने भी मेजर चुनाव जीते उन सबको मिलाकर मोदी का स्ट्राइक रेट 73% हो जाता है। 73% के स्ट्राइक रेट का मतलब यह है कि मोदी खुद भी जीतते हैं और अपने पार्टनर्स को भी जिताते हैं। जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो खुद भी हार जाते हैं और अपने पार्टनर्स को भी हरा देते हैं। यह भी एक आंकड़े से समझिए। 2024 से अब तक मोदी के 73% वाले विनिंग स्ट्राइक की तुलना में राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 40% है। यानी यहां पर मोदी ने राहुल गांधी पर पूरे 33% की लीड ले रखी है। कुल मिलाकर 2024 से लेकर अब तक जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने 317 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 59 सीटें जीती। हर राज्य में बीजेपी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से ज्यादा ही रहा। और सेम टू सेम यही पैटर्न 2026 के पहले चुनाव यानी बीएमसी के इलेक्शन में भी देखने को मिला। कल तक यही कांग्रेस, यही राहुल गांधी कह रहे थे कि जीत जाएंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बीएमसी चुनाव में भी बीजेपी ने करीब 53% के स्ट्राइक रेट से 89 सीटें जीत लीं, जबकि कांग्रेस 15% के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 24 सीटें ही जीत पाई। यहां भी बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर रहा और उसने बीएमसी में कांग्रेस के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा सीटें जीती। अब आपने देखा होगा टीवी पर, कल ही महाराष्ट्र में शहरी निकायों के चुनाव नतीजे आए हैं। इसमें बीजेपी को ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है। खास तौर पर महाराष्ट्र की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक बीएमसी में, मुंबई में पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड विजय मिली है। कुछ दिन पहले ही केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी पहली बार बीजेपी के मेयर बने हैं। यानी जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। लेकिन कांग्रेस अब क्या कर रही है? फिर वही पुरानी गलती रिपीट कर रही है। डेमोक्रेसी खतरे में है वाला ढोल बजा रही है। कांग्रेस के वोट क्यों नहीं बढ़ रहे, इस पर मंथन नहीं कर रही है।
दिन रात सुबह शाम वोट चोरी, यही स्क्रिप्ट रट रही है। राहुल गांधी 20 दिन की छुट्टी मनाने के बाद हिंदुस्तान वापस आ गए। लौटते ही सबसे पहले इंदौर पहुंच गए, जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आज से ही अपने बंगाल वाले मिशन पर निकल गए और मालदा पहुंचते ही मोदी ने बंगाल के चुनावी कैंपेन को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। मैंने बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और बीजेपी ये काम करके रहेगी। जहां जहां सालों साल तक बीजेपी को लेकर झूठ बोला गया, अफवाहें फैलाई गई, वहां भी अब वोटर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आज आपका उत्साह देखकर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। यहाँ की केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है, वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये निर्मम सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? रुकावट कौन है? रुकावट कौन है? उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? बंगाल के लोगों का तभी भला होगा जब यहां रुकावट डालने वाली टीएमसी सरकार नहीं, उन्नयन वाली बीजेपी सरकार होगी। 2006 में बंगाल जीतने के लिए मोदी और शाह की जोड़ी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बंगाल की सियासी जमीन पर कांग्रेस कहीं से भी फाइट में नहीं है। राहुल की पार्टी यहां नंबर 3 पर है। टॉप 2 कंटेंडर्स टीएमसी और बीजेपी ही हैं। और मोदी ने बंगाल के लिए जो ब्लूप्रिंट रेडी किया है, उसमें एक चीज बीजेपी में भी क्लियर है कि बंगाल को दिल्ली में बैठे बैठे नहीं जीता जा सकता, सीधे ग्राउंड पर उतरना होगा। अमित शाह इसीलिए काफी समय से एक्टिव हो रखे हैं और बंगाल में मोदी की ऑफिशियल एंट्री भी हो गई है। पिछली बार तो ममता बनर्जी ने बंगाल में खेला कर दिया था, लेकिन इस बार मोदी खेला कर सकते हैं। और यह समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2016 में बंगाल में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थीं, सिर्फ 10% वोट शेयर था।
2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 38% वोट शेयर के साथ 77 सीटों पर पहुंच गई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2019 की 18 सीटों से 12 सीटों पर आ गई, 40% वोट शेयर से 39% वोट शेयर पर आ गई। तब से लेकर अब तक बीजेपी ने ममता बनर्जी को उनके टर्फ पर काफी हद तक घेर लिया है और इसमें सबसे बड़ा रोल मोदी ने प्ले किया है। आज डंके की चोट पर बंगाल जीतने का ऐलान भी कर दिया है। मैं आज मालदा की धरती से डंके की चोट पर कह रहा हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम आपका एक वोट करेगा। टीएमसी की गुंडागिर्दी अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। टीएमसी की गुंडागिर्दी का भी अंत होगा। नरेंद्र मोदी जिस कॉन्फिडेंस से बंगाल जीतने का दावा कर रहे हैं, उसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह ये कि अब बंगाल के लोग भी बदलाव का मूड बनाते दिख रहे हैं और ये मोदी की रैली में आए इस दिव्यांग की तस्वीरों से साफ साफ दिख रहा है। और दूसरी वजह यह है कि मोदी और शाह ने बंगाल जीतने का एक सॉलिड प्लान बनाया है। बीजेपी ने अंदरूनी आंकड़ों के आधार पर 294 विधानसभा सीटों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। और इन तीनों कैटेगरी को मैनेज करने के लिए राज्य को 5 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 1 पुरुलिया और वर्धमान, जोन 2 हावड़ा, हुगली और मेदिनीपुर, जोन 3 कोलकाता मेट्रोपॉलिटन इलाका और साउथ 24 परगना, जोन 4 नवाद्वीप और नॉर्थ 24 परगना और जोन 5 है नॉर्थ बंगाल। हर जोन में एक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को तैनात किया गया है जो किसी दूसरे राज्य से लाए गए हैं। सबको एक सीनियर लीडर के साथ जोड़ा गया है ताकि अनुभव और नई रणनीति का मिश्रण हो। बीजेपी ने बंगाल में अपना ये प्लान कई हफ्तों पहले से लॉन्च कर रखा है। बाकी का काम मोदी ने संभाल लिया है। बंगाल की चुनावी पिच पर एंट्री मारते ही मोदी ने टीएमसी के घुसपैठिए वोट बैंक पर जबरदस्त अटैक किया। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के
इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। मोदी चुनाव दर चुनाव जिस फॉर्म से परफॉर्म किए जा रहे हैं, हर चुनाव के साथ अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उससे सिर्फ बंगाल में उलटफेर होता नहीं दिख रहा। क्योंकि अगर मोदी ने 2026 में बंगाल निकाल लिया तो फिर इस साल असम का भी रास्ता क्लियर हो जाएगा। 27 में भी कोई मोदी को रोक नहीं पाएगा। 28 और 29 भी मोदी के लिए बेहद आसान हो जाएगा। ईरान से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद डरावनी है। खामेनेई ने बोल दिया है प्रदर्शनकारियों को फांसी देने का काम नहीं रुकेगा। इसी के बाद तेहरान में 3 बड़े धमाके हुए। असली धमाका 100 घंटे बाद होने वाला है। ट्रंप ने खामेनेई की घेराबंदी कर दी है। खामेनेई की मौत का सामान 15,000 किलोमीटर दूर अमेरिका ने जमा कर दिया है। ईरान ने भी युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अगर अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए तो इजराइल को खामेनेई नहीं बख्शेंगे। मिडिल ईस्ट में पल पल सिचुएशन बहुत खतरनाक होती जा रही है। फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। खामेनेई जल रहे हैं, ट्रंप के फाइटर आग उगल रहे हैं। सौ घंटे बाद क्या ट्रंप का पहला प्रहार होगा? क्या खामेनेई के एटम का पता मोसाद को मिल गया? क्या खामेनेई उससे पहले ही तबाही मचा देंगे? बीते 24 घंटे में 5 ट्रिगर पॉइंट ऐसे हैं जो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कुछ दिन की शांति जल्द बारूदी धमाकों से टूटने वाली है। पहला ट्रिगर पॉइंट, अमेरिका से एक नहीं 4 कार्गो विमान C-17 उड़कर हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस पहुंचे। दूसरा ट्रिगर पॉइंट, अमेरिका का निमित्ज क्लास का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS जॉर्ज बुश यूरोप से मिडिल ईस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तीसरा ट्रिगर पॉइंट, साउथ चाइना सी से चला सबसे बड़ा परमाणु क्षमता से लैस युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन 48 घंटे में मिडिल ईस्ट में पहुंचने वाला है। चौथा ट्रिगर पॉइंट, ईरान बॉर्डर से नजदीक वाले अमेरिकी एयरबेस में भारी शिफ्टिंग की गई है। पांचवा ट्रिगर पॉइंट, इजरायल को बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के लिए अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर कई तैनाती की है। ऐसा तभी होता है जब अमेरिका दुश्मन पर बड़े हमले की तैयारी करता है। अमेरिका से हिंद महासागर में उसके सबसे बड़े मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया की दूरी करीब 15,000 किलोमीटर है। ईरान के बॉर्डर से करीब 4,000 किलोमीटर दूर है। पेंटागन ने रातों रात 4 बड़े C-17 कार्गो विमान 15,000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया क्यों भेजे? रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें वो हथियार हैं जो ईरान में खामेनेई का काम तमाम करने के लिए लाए गए हैं। जब जब मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका कोई युद्ध छेड़ता है, तब डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन जाता है। यहां अमेरिका के B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉमर, B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉमर, B-1 लांसर बॉमर की तैनाती है। ये अमेरिका के वो बॉमर हैं जो परमाणु हथियारों और गैर परमाणु हथियारों से पलक झपकते ही तबाही मचा सकते हैं। ये एक उड़ान में ईरान पर बमबारी कर रास्ते में हवा में भी ईंधन भरकर वापस बेस लौट सकते हैं।
अमेरिका ने कुछ दिनों में यहां KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर की संख्या भी बढ़ाई है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया में एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात रहती हैं, जो हिंद महासागर और खाड़ी तक दुश्मन पर हमला कर सकती हैं। मालदीव के पास स्थित डिएगो गार्सिया 14 मील लंबा, 4 मील चौड़ा, विश बोन के आकार का एक कोरल एटोल है। अमेरिका का पहला प्रहार मिडिल ईस्ट में मौजूद बॉमर से होगा। फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज बुश में मौजूद स्ट्राइक ग्रुप तेहरान में मिसाइलों की बौछार करेंगे। उससे पहले ही सैटेलाइट जैमर से ईरान के कम्युनिकेशन नेटवर्क को तबाह कर दिया जाएगा। ऐसे में ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से पलटवार के अलावा कोई बड़ा विकल्प नहीं रहेगा। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 9 बड़े स्थायी बेस और इजरायल पर 2000 मिसाइलें एक साथ फायर कर सकता है। मिडिल ईस्ट में जैसे ही अग्नि तांडव शुरू होगा, अमेरिका फौरन डिएगो गार्सिया बेस में मौजूद सबमरीन और बॉमर को फौरन एक्टिवेट करेगा। यहां से बॉमर उड़ान भरेंगे और ईरान में घुसे बगैर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम चलाकर खामेनेई की फोर्स की शामत ला देंगे। खामेनेई चाहकर भी डिएगो गार्सिया तक हमला नहीं कर सकते। उनके पास खैबर और सेजिल सीरीज की जो मिसाइलें हैं, उनकी रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर के बीच है। ऐसे में ईरान सबसे ज्यादा हमले इजरायल पर करेगा। इजरायल का आयरन डोम अभी एक साथ 2000 मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में सक्षम नहीं है। उसकी सैकड़ों बैटरी फुल करने के लिए इजरायल को वक्त चाहिए। आयरन डोम को 12 दिन के पिछले युद्ध में काफी नुकसान हो चुका है। नेतन्याहू ने बुधवार को इसीलिए ट्रंप को खामेनेई पर हमला करने से रोक लिया था। अब नेतन्याहू ने मोसाद के चीफ डेविड बार्निया को मियामी भेजा है। ईरान में खामेनेई का तख्ता पलट बिना मोसाद के संभव नहीं है। यही वो खुफिया एजेंसी है जो IRGC से लेकर खामेनेई के क्लोज सर्किट में सेंध लगा सकती है। युद्ध शुरू होने के बाद खामेनेई के पास जान बचाने के लिए 2 ही विकल्प होंगे। एक, इजरायल को तगड़ी चोट पहुंचाकर अमेरिका को घुटनों पर लाए और युद्ध विराम के लिए मजबूर करे। दूसरा, युद्ध शुरू होते ही खामेनेई ऐलान कर दें कि उनके पास परमाणु बम है और वो इजरायल और मिडिल ईस्ट में जहां भी संभव होगा हमला कर देंगे। ऐसे में या तो ट्रंप को युद्ध रोकना पड़ेगा, खामेनेई की शर्तें माननी पड़ेंगी। ऐसे में ट्रंप का डिएगो गार्सिया बेस निर्णायक होगा। अगर ईरान के पास परमाणु बम हुआ तो भी वो चला नहीं पाएगा। उससे पहले ही अमेरिका के बॉमर स्ट्राइकर ईरान में एटमी हमले वाले लॉन्चर उड़ा देंगे। ट्रंप के लिए इस बार का युद्ध ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने से ज्यादा खामेनेई को उखाड़ फेंकने का है, ताकि तेल भी मिल जाए और खाड़ी में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन भी खत्म हो जाए। खामेनेई पर आंदोलन के दौरान सिर्फ 17 दिन में 12,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल करवाने का आरोप है। IRGC और बासिज फोर्स ने निहत्थे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी। हजारों लोग अब भी गिरफ्तार हैं, जिनका जीवन खतरे में बताया जा रहा है, क्योंकि रिजीम का इतिहास माफ करने का नहीं, फांसी देने का है। And they are killing everyone. And all news is just scary for us because we know Islamic Republic, we know who is Ali Khamenei. प्रदर्शनकारी जो कह रहे हैं उसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। तेहरान से लेकर खामेनेई के होम टाउन मशहद तक मॉर्चरी में लाशों के ढेर लगे हैं। काली पन्नियों में पैक नौजवानों की डेड बॉडी पड़ी है। लोग इन्हीं डेड बॉडियों में अपने बच्चों, भाइयों और बेटियों को खोज रहे हैं।
रूबीना की डेड बॉडी खोजने के लिए उनके घर वालों को सैकड़ों बैग खोलकर सैकड़ों लाशें देखनी पड़ी। स्टूडेंट रूबीना को बहुत करीब से सिर के पीछे से गोली मारी गई। मेरे परिवार ने जो बताया उसके अनुसार सैकड़ों शायद हजारों शव एक दूसरे के ऊपर ढेर थे। मेरी बहन रूबीना का चेहरा ढूंढ रही थी। वो इतने सारे खूबसूरत चेहरों के बीच अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मेरे लिए सबसे भयावह बात ये कल्पना करना है कि मेरी बहन अपनी बेटी को ढूंढते हुए कैसा महसूस कर रही होगी। सैकड़ों सैकड़ों शव। खामेनेई पर एक और गंभीर आरोप लगा है। इस्लामिक रिजीम ने आंदोलन को कुचलने के लिए केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के साथ एक ऐसी केमिकल इस्तेमाल किया गया जिससे प्रदर्शनकारियों को सांस लेने में तकलीफ, स्किन बर्न जैसी गंभीर समस्याएं हुई। But it's a credible report to me, and it says the city's prison is overcrowded with detained and arrested protesters. The court halls are filled with families of detainees, and no lawyers are being allowed to defend those who have been arrested. People believe that some kind of toxic chemical substance has been used against protesters, causing some of the injured to lose their lives days later. The number of those killed and injured is very high. दुश्मन के खिलाफ जहरीले केमिकल वेपन का इस्तेमाल करना खामेनेई की पुरानी टेक्निक है। 2020 में अमेरिका के अल असद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में भी टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव एजेंट इस्तेमाल करने के आरोप लग चुके हैं। जांच में अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ ऑरेंज एजेंट का भी इस्तेमाल किया था। इनके दुष्प्रभाव से अमेरिकी सैनिकों को ब्रेन इंजरी, मेंटल हेल्थ समस्या का सामना करना पड़ा। कई सैनिकों को थायराइड कैंसर भी हो गया। इसीलिए ट्रंप टाइम बाय कर रहे हैं ताकि हर हमले की तैयारी की जा सके। As you know, Iran canceled the hanging of over 800 people. They were going to hang over 800 people yesterday. And I greatly respect the fact that they canceled them. खामेनेई ने अभी इंटरनेट चालू करने का आदेश नहीं दिया है। कहीं-कहीं थोड़ी बहुत देर के लिए इंटरनेट आ रहा है। उससे जो तस्वीरें आ रही हैं वो इशारा देती हैं कि खामेनेई प्रदर्शनकारियों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने IRGC को हैवी मशीन गनों के साथ सड़क पर उतार दिया है। लोगों को डराने के लिए ये सरकारी गुंडे सरेआम घरों की खिड़कियों पर गोलियां चला रहे हैं। खामेनेई के सिर पर किस कदर खून सवार है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धार्मिक यात्रा के बहाने उसने 5000 शिया आतंकवादियों को इराक से बुलाया है। جوانای ما اگر میخواستن با قدرت و با قدرت سلاح جلوی این اغتشاشگرا وایسن 2 ساعته همشون رو جمع میکردن. منتها چون اینا از سپر انسانی استفاده کرده بودن با آدمهای معمولی با هم مخلوط شده بودن، این عزیزان ما خیلی هاشون اصلا بی سلاح با اونا مواجه می شدن. خیلی هاش... अगला हफ्ता ईरान और मिडिल ईस्ट के लिए बहुत डरावना है क्योंकि ट्रंप की वॉर मशीनरी तब तक पूरी तरह तैयार और सेट हो जाएगी।